नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अभी कुछ दिन पहले एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने ख़रीदा है और उसके साथ रतन टाटा ने सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो शेयर किया जिसमें लिखा था वेलकम बैक एयर इंडिया। वेलकम बैक एयर इंडिया से उनका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। बात करते हैं सन 1930 की, जब JRD टाटा ने एक एयरलाइन की शुरुआत करी। JRD टाटा जो रतन टाटा से पहले टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, उन्होंने सन 1930 में एक एयरलाइन की शुरुआत करी जिसका नाम था टाटा एयरलाइंस। और टाटा एयरलाइंस उस समय केवल एयर मेल डिलीवरी करती थी, मतलब कि जो अंग्रेज़ों की उस समय सरकार थी तो उनके लिए जो पत्र आते थे या जाते थे यहाँ से भारत से ब्रिटेन और ब्रिटेन से भारत, उसकी डिलीवरी का इन्होंने जिम्मा लिया। और कुछ समय बाद इन्होंने फिर सिविल एविएशन के लिए भी अप्लाई किया और इन्हें वो लाइसेंस मिला। और सन 1946 में पहली बार एयर इंडिया वजूद में आई जब टाटा एयरलाइंस का नाम बदल करके एयर इंडिया किया गया। इसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है और नई सरकार बनती है। नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं और यही सरकार सन 1953 में राष्ट्रीयकरण की नीति लागू करती है, जिसमें कुछ बड़े उद्योगों को सरकार के अंतर्गत खरीदना था और सरकार के अंतर्गत काम करना था। उस राष्ट्रीयकरण की नीति के कारण एयर इंडिया को सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है, इसका अधिग्रहण कर लिया जाता है। और उस अधिग्रहण में जो कीमत सरकार एयर इंडिया के लिए चुकाती है, JRD टाटा बताते हैं कि उन्होंने उस समय पिछले 7 साल में एविएशन फ्यूल के ऊपर जो टैक्स भारत सरकार को दिया था, उससे कहीं कम कीमत उन्हें दी जाती है एयर इंडिया के लिए। परंतु इसके बाद एयर इंडिया बहुत अच्छे से काम करती है और विश्व की नामी गिरामी जो एयरलाइन कंपनियां थी उनमें इसको गिना जाता है। और 2004 में सरकार बनती है कांग्रेस की और उस सरकार में एविएशन मिनिस्टर बनते हैं प्रफुल्ल पटेल। 2004 से 2011 तक एविएशन मिनिस्टर रहते हैं, परंतु एयर इंडिया का पतन इसी समय में शुरू होता है। जी हाँ, 2006-07 के समय में एयर इंडिया 90 नए एयरप्लेन के लिए परचेज ऑर्डर निकालती है। अब 90 नए हवाई जहाज़ खरीदे जाने हैं तो इसका मतलब कोई सर्वे किया गया होगा, पैसेंजर ज़्यादा हो रहे होंगे, आवश्यकता ज़्यादा रही होगी हवाई जहाज़ों की, परंतु ऐसा कुछ नहीं किया गया। कोई पैसेंजर सर्वे नहीं हुआ, सरकार के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इन नए हवाई जहाज़ों को एंटरटेन करने के लिए, ना स्टाफ उस समय इतना था, परंतु वह ऑर्डर दिया जाता है और एडवांस में पेमेंट करी जाती है 90 नए हवाई जहाज़ों के लिए, जो कि बहुत बड़ा बोझ था सरकारी खजाने के ऊपर। और वो खरीद भी फेवरेबल प्राइस पर की गई। किसके लिए फेवरेबल? सेलर्स के लिए, एयरलाइन कंपनियों के लिए फेवरेबल प्राइस। और वो जहाज़ आने के बाद लंबे समय तक वो उनमें से बहुत से जहाज़ ग्राउंडेड ही रहते हैं क्योंकि स्टाफ की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। और यहीं से सन 2007-08 से एयर इंडिया लॉसेस दिखाना शुरू कर देती है। एयर इंडिया के इस ज़बरदस्त घाटे में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा सहायक रही वो थी ओवर स्टाफिंग और एम्प्लॉय कॉस्ट। ओवर स्टाफिंग की अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज पर एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 221 कर्मचारी रखे हुए हैं, जबकि यही नंबर लुफ्तांसा एयरलाइंस में 127 है और सिंगापुर एयरलाइंस में 140। लुफ्तांसा और सिंगापुर एयरलाइंस वर्ल्ड की प्रेस्टीजियस एयरलाइंस में आती हैं, नामी ग्रामी जो एयरलाइंस हैं उनमें आती हैं। और एम्प्लॉय कॉस्ट की अगर हम बात करें तो एयर इंडिया के एक एयर होस्टेस की जो तनख्वाह है या एयर इंडिया को जो उसका कॉस्ट पड़ता है वो है 24 लाख रुपए सालाना। और यहीं पर इंडिगो एयरलाइन 6 लाख रुपए सालाना अपने एक एयर होस्टेस पे खर्च करती है। मतलब कि सीधा सीधा 4 गुना एयर इंडिया इंडिगो एयरलाइन से 4 गुना ज़्यादा अपने एक एयर होस्टेस पे खर्च कर रही है। इन्हीं कारणों के चलते नेताओं की मनमानी और मिसमैनेजमेंट, इन सब को मिला करके
2016 तक स्थिति ये आ गई कि एयर इंडिया का कर्ज बढ़ते बढ़ते 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। और 2016 से ही भारत सरकार एयर इंडिया के लिए खरीदार ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ समय बाद इसके लिए नीलामी रखी जाती है, परंतु उस नीलामी में कोई खरीदार नहीं आता, सरकार की किरकिरी होती है। परंतु 2021 में फिर से वह नीलामी की जाती है और इस नीलामी में 18,000 करोड़ रुपए की बोली के साथ टाटा ग्रुप सबसे बड़े खरीदार बन करके आते हैं और एयर इंडिया को टाटा ग्रुप द्वारा खरीद लिया जाता है। अब इस 18,000 करोड़ रुपए में से 2700 करोड़ रुपए टाटा ग्रुप कैश भारत सरकार को देंगे, जबकि 15,300 करोड़ रुपए इन्हें एयर इंडिया पे जो कर्जा है उसमें हिस्सेदारी लेनी होगी। और इसे हमें समझना होगा कि एयर इंडिया पर टोटल जो कर्जा है वो है 61,000 करोड़ रुपए, जिसमें से टाटा ग्रुप केवल 15,300 करोड़ रुपए अपने हिस्से में ले रहे हैं। 45,000 करोड़ रुपए से ऊपर अभी भी वो कर्जा सरकार के साथ ही रहेगा और उस पर सरकार ब्याज भी देगी। ब्याज कहाँ से देगी? हमारे और आपके टैक्स की रकम से। और इस खरीद में टाटा ग्रुप को एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी मिलेगी और 50% ये जो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है AISATS उसकी इन्हें हिस्सेदारी मिलेगी, जिसमें टाटा ग्रुप को 141 हवाई जहाज़, जिनमें से 99 भारत सरकार द्वारा खरीदे गए थे, एयर इंडिया द्वारा खरीदे गए थे और बाकी 42 लीज पर हैं। इस खरीद के बाद एयर इंडिया के 100% शेयर टाटा ग्रुप के पास होंगे और इसके साथ साथ एयर एशिया में टाटा ग्रुप की जो हिस्सेदारी है वो है 84%। जी हाँ, और तीसरी एयरलाइन कंपनी है विस्तारा एयरलाइंस, जिसमें टाटा ग्रुप की हिस्सेदारी है 51%। इन तीनों एयरलाइंस को मिला करके भारतीय एयरलाइन बाजार में टाटा ग्रुप की टोटल हिस्सेदारी बनती है लगभग 25%। अब देखना ये होगा कि टाटा ग्रुप इन तीनों एयरलाइंस को मिला करके या इन्हें अलग अलग चलाएंगे या इन्हें मिला करके एक नई एयरलाइन बनाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।